हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, और आज इसी टॉपिक को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित अपन ने कुछ बातें कर ली थी, एक क्लास की बात हो गई थी, जिसमें मैं उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या बातें अपन ने कर ली थी। तो देखो, राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित बात की थी कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद बात की थी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के राजा से की गई थी। इसके बाद बात की थी अपन ने आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 में बात की थी कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में है, पहले भी था और आगे भी भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल जो 53 है, अनुच्छेद जो 53 है, वो कहता है कि संघ की अर्थात देश की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम जारी होगी। और यहाँ पर ने एक बात और भी की थी कि देश की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं, और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास ही होती है। और इसमें एक बात अपन ने और बताई थी कि देश का संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और दूसरी बात की थी अपन ने, देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित बात की थी अपन ने योग्यता पॉइंट की। किस पॉइंट की बात की थी? योग्यता, एबिलिटी की बात की थी। इसमें अपन ने बात की थी कि आर्टिकल 58 में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया। और इसमें पहली योग्यता बताई थी कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और अपन सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। और मूल नागरिक जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया कि केवल क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी अपन ने जो एबिलिटी बताई थी, योग्यता बताई थी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी जो मिनिमम एज बताई थी वो 35 ईयर्स बताई थी। तीसरी योग्यता पॉइंट में बात की थी कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और चौथी बात बताई थी कि लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो। देखो, लाभकारी पद में अपन ने ये भी नोट डाल के बताया था कि आर्टिकल 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्री लाभ के पद में नहीं आते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अपन ने पॉइंट बात की थी शर्तें, कंडीशन की बात की थी कि राष्ट्रपति की कंडीशन क्या होती है। और कंडीशन में अपन ने बात की थी कि आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की कंडीशन की बात की गई, शर्तों की बात की गई। इसमें पहली शर्त थी कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पूर्व क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। यदि वो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य है तो शपथ लेने से पूर्व क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। दूसरी बात ये थी कि अन्य कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यदि वो राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री जैसे अन्य पद उसके पास नहीं हो सकते। तीसरी बात की थी बिना किराए चुकाए या बिना किराए अधिकारी के क्या मिलेंगे? आवास। जो राष्ट्रपति का जो रेजिडेंस होगा उसकी कोई रेंट नहीं देनी होगी। और राष्ट्रपति के रेजिडेंस अपन ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक रेजिडेंस बताया था राष्ट्रपति भवन, रायसिंह की फाड़ी या रायसिंह हिल्स, नई दिल्ली। और दूसरा अपन ने बताया था द रिट्रीट। और द रिट्रीट जो राष्ट्रपति भवन था वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छरबरा नामक स्थान पर है।
और तीसरा जो राष्ट्रपति का आवास बताया था वो था राष्ट्रपति निलयम। और राष्ट्रपति निलयम कहाँ बताया था? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली थी। अब देखिएगा, आज बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। किसकी बात की जाती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेते हैं, राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। आजकल का जो क्वेश्चन है उसमें देने वाले भी आ सकते हैं और नहीं देने वाले भी आ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि 4 कथन दे दिए 4 कथन दे दिए और 4 में से एक कथन होगा कि राष्ट्रपति को वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो वह आपको कथन छांटना होगा कौन नहीं लेता है। और एक देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो वहाँ भी आपको कथन देखना होगा। तो अपन दोनों बातें करेंगे, जिस ऑप्शन के आधार पर कंडीशन बन सकती है वो कंडीशन अपन सारी बातें करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की बात की गई है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 54 में की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई। अब देखो अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं। पहले जो बात कर रहे हैं वो भाग लेने वालों की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही है? कि कौन कौन भाग लेते हैं, लेने वालों की बात कर रहे हैं। फिर अपन बात करेंगे नहीं लेने वाले। तो देखो, भाग लेने वालों में आता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। किसकी बात की गई है? लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात इलेक्टेड मेंबर। अब लोकसभा में देखो निर्वाचित सदस्य होते कितने? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 543 होते हैं। कितने होते हैं? 543। अब देखिएगा, इस लोकसभा में अभी परिवर्तन किया गया कि लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य क्या नहीं ले सकते? भाग नहीं ले सकते। केवल किसकी बात की गई है? इलेक्टेड मेंबर की बात की गई है। अब देखो, थोड़ी सी अपन बात करते हैं लोकसभा के बारे में। निर्वाचित क्या होते हैं, मनोनीत क्या होते हैं। इसी में 2020 में क्या किया गया है? एक परिवर्तन किया गया है। तो उस परिवर्तन की बात मैं यहाँ आपको बता देता हूं। देखो, अपन बात करते हैं लोकसभा की, क्या परिवर्तन किया गया है, क्या क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो पहली बात करें अनुच्छेद 81। किसकी बात है? आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा के गठन की बात की गई। और आर्टिकल 81 के तहत प्रावधान है कि लोकसभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 552 होंगे। 552 जो सदस्य होंगे वो किस प्रकार से होंगे? 552 में से 550 सदस्य तो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, और 2 सदस्य क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे अर्थात मनोनीत होंगे। अनुच्छेद 331 के तहत, किसके तहत की बात की गई है? आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है, और 550 क्या होने चाहिए? निर्वाचित हो सकते हैं। यह आर्टिकल 81 के तहत बात की गई। अब यह क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य कितने? तो 545। यदि आपके पास 2020 से पूर्व की गाइड है, कब की बात है? 2020 के पूर्व की गाइड है, तो आपको यही मिलेगा कि कितने सदस्य? 545 सदस्य लोकसभा में वर्तमान में। परंतु 2020 की बात करें, एक संविधान संशोधन किया गया था, 103वां संविधान संशोधन 2020। किसकी बात है? 103वां संविधान संशोधन 2020
और विधेयक की बात करें कि विधेयक कौन सा था, तो 126 126वां संविधान संशोधन विधेयक था और 103वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन 26/1/2020 को क्या आता है, प्रभावी होता है। और जैसे ही ये प्रभावी होता है तो इसके तहत प्रावधान कर दिया जाता है, जो 545 सदस्य थे इनमें से 543 क्या थे, निर्वाचित, और 2 क्या थे, मनोनीत। और ये मनोनीत वाला फॉर्मेट क्या कर दिया गया, समाप्त, कि वर्तमान में जो लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं इनका प्रावधान क्या कर दिया गया है, समाप्त। इसलिए वर्तमान कंडीशन में, किस कंडीशन की बात की है, वर्तमान कंडीशन में लोकसभा में सदस्य कितने हैं, तो 543। 545 वाला आंसर क्या होगा आपका, वर्तमान में गलत होगा। तो जो ये 543 जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा इसकी, वापस उसी पॉइंट पर चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने वालों की बात की जा रही थी। तो एक पॉइंट तो बता दिया था आपको, कौन सा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और कितने हैं, तो 543, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। दूसरा बात करें तो राज्यसभा के, किसकी बात की गई है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो 233। कितने होते हैं, 233। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला इनको क्या दे सकता है, इसकी जगह लिख सकता है संसद के निर्वाचित सदस्य। किसकी बात की गई है, संसद के निर्वाचित सदस्य, पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की बात आती है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देते। ऑप्शन को सॉर्ट करने के लिए अगला ये भी दे सकता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को क्या कहते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। तो यह संसद के निर्वाचित, जैसे एक राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, और आंसर देना है। देखिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन था ए नंबर 25, बी नंबर 10, सी नंबर था 35 और डी नंबर था 200। तो बताएं देखिए राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, कमेंट करें। बताएं देखिए राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं। तो देखो इसमें हुआ क्या था, काफी लड़कों का गलत हुआ। क्यों हुआ, कुछ लड़कों ने तो इसका आंसर क्या कर दिया, 25 कर दिया, कुछ लड़कों ने इसका आंसर 10 किया, कुछ ने 35 किया। 200 का तो ऑप्शन गलत था क्योंकि राजस्थान से 200 विधानसभा सदस्य। अब देखो बात करते हैं कि जिन्होंने 25 किया वो किस आधार पर करते हैं। तो राजस्थान से लोकसभा सदस्य कितने, 25, राज्यसभा सदस्य कितने, 10, और राज्यसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो दोनों के दोनों कितने होते हैं, 35। तो आंसर क्या होना था, 35। परंतु स्टूडेंटों ने लोग संसद सदस्यों का नाम आते क्या कर दिया, लोकसभा सदस्य मान लिया और आंसर क्या कर दिया, 25। तो ध्यान रखना या ऐसा दे दे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या दोनों की जगह एक बात भी दे सकता है संसद के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर आपका क्या होगा, एक ही होगा, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य, किसकी बात की गई है? भारत में राज्य कितने हैं वर्तमान में? 28। पहले कितने थे? 29 थे। पहले 28 थे, फिर तेलंगाना बना 29वें, वापस कितने हो गए? 28। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे राजस्थान से 200 है, मध्य प्रदेश से 226 है। तो ये जो 28 राज्यों की जो विधानसभा है और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि दिल्ली व पांडिचेरी या पुदुचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, कि यहां ऐसा भी मिल सकता है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो पहले दिल्ली और पांडिचेरी था, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो कितनों में है? 3, दिल्ली, पांडिचेरी और कितने हैं? 3 है, जम्मू कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा है और इनके सदस्य क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, पहले इनका प्रावधान नहीं था कि वोट दे सकते। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इनको वोट देने का अधिकार कब दिया गया? दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा सदस्यों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो एक 17वां संविधान संशोधन 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992। 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा सदस्यों को वोट देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। इससे पहले उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। आई बात समझ? इनसे पहले क्या नहीं था? वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अब देखो वोट कौन कौन दे सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे स्तर की बात की गई है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं, 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा सदस्यों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया। 92 से पहले इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये तो थे सब क्या? वोट देने वाले। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 6-7 कोटेशन दे दें, जैसे अपन पेपर सेट करेंगे तो उसमें बात करेंगे क्वेश्चनों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परंतु यहां ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वोट नहीं देने वाले सदस्य, कि वोट कौन कौन नहीं देते हैं। तो देखो नहीं देने वालों की बात की जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन नहीं देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसमें भी 4 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट तो बनता है लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य। और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2। परंतु ये प्रावधान वर्तमान में क्या है? समाप्त है। जो लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय अनुच्छेद 331 के तहत, किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, जिनका संबंध किससे?
आंग्ल भारतीय समुदाय से अर्थात एंग्लो इंडियन समुदाय से। और इस एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का अर्थ होता है कि वह संतान जिसके माता पिता दोनों में से एक तो क्या हो, भारतीय हो और एक क्या हो, विदेशी हो, उसकी संतान क्या कहलाती है, आंग्ल भारतीय। और वो वोट नहीं दे सकते थे। परंतु वर्तमान में तो ये प्रावधान ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। परंतु यदि ऑप्शन में दे दें, पुराना क्वेश्चन भी उठाकर कई बार एग्जाम में दे देते हैं, तो वहां इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते। राज्यसभा के भी नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं वो भी वोट नहीं दे सकते। और राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, 12 होते हैं। अनुच्छेद 80(1) आर्टिकल 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य वोट नहीं देते। और ये 12 सदस्य किससे संबंधित होंगे, तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनसे संबंधित होते हैं। इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। जैसे नरगिस दत्त का नाम सुना आपने, रेखा हीरोइन का नाम सुना आपने, पृथ्वीराज कपूर का नाम सुना आपने, मेरी कॉम का नाम सुना आपने, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। और ये वोट नहीं दे सकते। कल आप जानते हो, आपने कूट कूट कर भरी है, पूछेगा मत। जैसे मैं बताऊं कि राजस्थान में सर्प की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं कि विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। डीजे पर गाणो आणु चाहे नाग लपेटा, 100-150 प्रजाति तो एक साथ आ पड़े बारात में। तो कहने की बात है, आपका भी नंबर आ सकता है। तो राज्यसभा के जो नॉमिनेट मेंबर है वो भी वोट नहीं देते। विधानसभा असेंबली की बात की गई, किसकी बात की गई है, असेंबली में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट नहीं देते। और असेंबली में मनोनीत सदस्य कितने, एक होता है। और किस अनुच्छेद के तहत, 333 आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। और जिसका संबंध किससे हो, आंग्ल भारतीय समुदाय से या एंग्लो इंडियन समुदाय से, वो वोट नहीं दे सकता। यह भी प्रावधान वर्तमान में क्या कर दिया गया है, 103वां संविधान संशोधन 2020 के तहत समाप्त कर दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। और 6 राज्यों में विधान परिषद है। और ये 6 राज्यों के सदस्य भी वोट नहीं दे सकते, क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद होने के कारण इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते। देखो कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनके सदस्य वोट, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6। और पहले कितने राज्यों में थी, 7। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, परंतु जम्मू कश्मीर को वर्तमान में क्या कर दिया, राज्य का दर्जा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस कारण वर्तमान में 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर था तब, वर्तमान में कितने कर दिए गए, 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आता है आपका यूपी, एक आता है आपका बिहार। यूपी बिहार दोनों पास पास है, एक उधार दे दे बदले में यूपी बिहार ले ले, आपने सुना होगा, तो वही बात है। दूसरे पॉइंट की बात करें, यहां देखो दूसरा आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों जॉइंट है। तेलंगाना किससे अलग होता है, आंध्र प्रदेश से। 2 कितने हो गए, 4। एक महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी दोनों पास पास है। मतलब ऐसा लग रहा है इनका आपस में क्या बनता है, जोड़ा बनता है। और इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। और ये 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते। तो देने वाले तो कौन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या अर्थात
संसद के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और नहीं देने वालों में बात की जाए तो नहीं देने वालों में बात करते हैं लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा का एक मनोनीत सदस्य और 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्य। अब देखो इसमें वोट तो अपन ही नहीं देते, पर अपना तो ऑप्शन ही नहीं है। आई बात समझ में, अपना तो क्या नहीं है, ऑप्शन ही नहीं आता है। ऑप्शन जिनका आता है उनको नहीं देने वालों की बात की, ऐसे तो बहुत है गाँव वालों रामुड़ो भी वोट कौन दे, पर बी को ऑप्शन कौन पड़े, जो ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये सब वोट नहीं देने वाले हैं, और पहले क्या बताया था, वोट देने वाले बताए थे। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति को वोट देने वाले और नहीं देने वाले। अब देखिएगा आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात की है। आपने कल देखा होगा राजस्थान से सरपंचों के चुनाव है, कहीं 6 तारीख को है, कहीं 26 तारीख को है, कहीं 4 तारीख को है विधानसभा चुनाव, ये सरपंचों के चुनाव। तो उनकी भी एक निर्वाचन पद्धति होती है, राष्ट्रपति की भी निर्वाचन पद्धति होती है। भारत में मुख्यतः 2 निर्वाचन प्रणाली काम करती है, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सदस्य, और एक काम करती है लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनके लिए काम करती है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इसमें पहला पॉइंट ये बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होते हैं। तो 1971 की जो जनगणना है, पॉपुलेशन है, उसके आधार पर क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। किस वर्ष की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। इस बात को अच्छे से समझना। आपको यह भी बताऊंगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या है। इससे पहले सुनिएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होते हैं। तो 1971 की जनगणना के आधार पर होते हैं। प्रावधान तो ये था कि 10 वर्ष की जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। 1951 की जनगणना, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 की जनगणना, जब लेटेस्ट जो जनगणना होगी उसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। परंतु 1971 और उसके बाद के जो भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, चाहे 2017 का ही हो, चाहे 2012 का हो, 7 का हो, 2002 का हो, सभी चुनाव किस जनगणना के आधार पर हुए, 1971 की जनगणना के आधार पर हुए। अब ये 1971 की जनगणना ली गई, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे कारण ये है कि 1971 में भारत में 5वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। कौन सी लोकसभा चुनाव हुए थे, 5वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। और 5वीं लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ नारा दिया था। और ये गरीबी हटाओ नारा से पहले क्या होता है कि 1969 की बात है। वैसे कांग्रेस को विभाजन 1905 में पड़ा होगा, पर स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के विभाजन की बात की जाए तो कब, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। वर्तमान में भी छुटपुट चल रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही है कांग्रेस में, वो सारी बातें। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद 1971 में क्या हुए, चुनाव, और इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। इस समय गरीबी की बहुत बड़ी समस्या थी भारत में। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग भूख के कारण मर रहे थे। और इस गरीबी या भूखमरी के पीछे 3 कारण थे, मुख्य रूप से 3 कारण थे। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारतीय पाकिस्तान युद्ध और 1966-67 का त्रिकाल अन्न जल व चारे का काल। गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी। कहने की बात है, लोग ऐसा भी बताते हैं कि खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग क्या कर रहे थे, आधा
तो अनाज था और आधा क्या था, जो खेजड़ी की जो छाल होती है, जहाँ पर राजस्थान में बोला छोटा, आधा वह पीसता आधो कहीं लेता अनाज और रोटी का। गरीबी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। लोग बड़े खुश हुए और सारे के सारे वोट किसको दे देते हैं, कांग्रेस को दे देते हैं, इंदिरा गांधी को दे देते हैं। इंदिरा गांधी सत्ता में आ जाती है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने मोदी जी ने नारा दिया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे और आपस में भाग भाग वोट खरीद दिया बीजेपी में। तो सेम कंडीशन थी। इंदिरा गांधी 1971 में क्या बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। वैसे 1966 में भी बन गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। कौन सा, परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। आई बात समझे, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। आई बात समझ। अब देखो क्या होता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था और इसका मुख्य नारा था हम दो हमारे दो, या दो के बाद फुल स्टॉप, ऐसा कुछ कमेंट था इसमें। नसबंदी की गई, सारी बातें थी, रेडियो बांटे गए, वो सारी बातें हैं। अब क्या हुआ कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में देखा जाता है कि दक्षिणी भारत के लोग, जैसे मान लीजिए ये भारत है और ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। एक सपोज राजनीति में भारत का नक्शा गोल हो जाता है, क्योंकि राजनीतियाँ विकास की, बेरोजगारों की कोई बात नहीं होती, घोटालों की बात होती है। सरकार ने इतने घोटाले किए, हम इससे ज़्यादा करेंगे, बाकी कोई बात नहीं है। बेरोजगार क्या कर रहे हैं, जीडीपी नीचे क्यों आ रही है, कोरोना क्यों बढ़ रहा है, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। सब किसी प्रकार से कुल मिलाकर मेरे को क्या मिलनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए, मेरे को क्या है विधायक खरीदने, ये सारी बातें होती। तो क्या होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत देखा गया कि दक्षिणी भारत के लोग इस नियम को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं कि बच्चे कितने, दो ही अच्छे, शिक्षित थे, समझदार थे, बात मान ली। उत्तरी भारत में आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य आते हैं। राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, ये राज्य आते हैं। और इंदिरा गांधी का यहाँ पड़ा बाप की कौन बन है, इंदिरा गांधी कौन है, तो बोले बच्चा दो नहीं, बोले 8-10 चाहिए। और ऐसे करके इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का उत्तरी भारत पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अशिक्षित थे उस समय ज़्यादा। अब जब 1981 की जनगणना हुई, कब की बात है, 1981 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना में देखा गया कि दक्षिणी भारत में जनसंख्या क्या हो गई, कंट्रोल हो गई और उत्तरी भारत में लगातार बटरी बम फट रहा था। तो इंदिरा गांधी सोचती है, जब 1982 के चुनाव हुए, कब की बात है, 1982 के जब राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी सोचती है कि यदि मैं 1981 की जनगणना ले लूं, कौन सी जनगणना, 1981 के जनगणना के आंकड़े ले लूं, तो दक्षिणी भारत के लोग, जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन राज्यों के लोग मेरे से क्या हो जाएंगे, नाराज। क्यों, क्योंकि एक तो हमने जनसंख्या कंट्रोल की और दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व क्या कर दिया, कम कर दिया। इस कारण इंदिरा गांधी ने 1971 की जनगणना राष्ट्रपति के चुनाव में मान ली और वर्तमान तक राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी जनगणना से हो रहे हैं, तो 1971 के चुनाव से 1971 की जनगणना के आधार पर हो रहे हैं। पहले क्या था, हर बार जो 1961-51 इनकी जनगणना के आधार पर होता था। अब जैसे सरपंचों के चुनाव है अपने, अभी इस माह के एंड में है, अक्टूबर फर्स्ट में भी है, तो उनकी लेटेस्ट मतदाता सूची बनी है, जबकि राष्ट्रपति की पॉपुलेशन 1971 की ली जाती। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि जनसंख्या किस वर्ष की ली गई है, 1971 की जनगणना ली गई है। अब देखो आगे बात करते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जनसंख्या किस वर्ष की, 1900, ये पद्धति आगे बता रहा हूं भाई। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे बात क्या बनती है। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति से पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो सरपंच के चुनाव होते हैं
जो लोकसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, विधानसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, इनकी चुनाव पद्धति क्या होती है? तो इनकी चुनाव पद्धति होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे है इंग्लिश में ही पर हिंदी में भी बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसे कहा जाता है अग्रता ही विजेता। संविधान में ऐसा ही लिखा गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। आई बात समझ? अग्रता ही विजेता। अब देखो ऐसा होता है, अग्रता ही विजेता क्या है या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? सरपंच चुनाव की निर्वाचन पद्धति की बात करें, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, इनमें एक ही निर्वाचन पद्धति है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात अग्रता ही विजेता। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में होता है कि जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने मतदाता हैं? 10,000 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 10,000। और आपको उसमें से 3,000 मत मिले और आप क्या हो गए? विजय हो गए। तो मत तो सर्वाधिक मिले। लोकसभा विधानसभा सेम कंडीशन काम करती है। पूछा भी जा सकता है कि पंचायती राज चुनाव में कौन सी निर्वाचन पद्धति काम करती है, या क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि राजस्थान में 2015 में कौन से पंचायती राज चुनाव हुए? तो 2015 में हुए। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2020 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कौन से चुनाव है, कितने नंबर के हैं? 8 नंबर है वो ऑप्शन आपके लिए, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। कौन से पंचायती राज चुनाव 2020 में होंगे? कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो ये पद्धति तो थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात अग्रता ही विजेता, जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, इस बात को अच्छे से समझना है। राष्ट्रपति के चुनाव में यह पद्धति काम नहीं करती, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति काम करती है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली बहुत ही अच्छी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। देखो इसमें अपन अलग एक एक पॉइंट की बात करेंगे। पहली बात करते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया। और निर्वाचन पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एक एक शब्द पॉइंट, एक एक शब्द लेते हैं अपन, इसकी व्याख्या करेंगे, समझना आपको। पहला शब्द लेते हैं अपन मतदान प्रणाली। कौन सा शब्द लेते हैं? मतदान प्रणाली, अर्थात वोट डालने की विधि। किसकी बात है? वोट डालने की विधि या मतदान प्रणाली की बात की गई। अब देखिएगा कि वोट किस प्रकार से डाला जाएगा। ये मतदान प्रणाली मतलब वोट डालने की विधि की बात की। अब इसमें पहला शब्द आता है कौन सा? गुप्त। कौन सा आता है? देखो गुप्त क्या होता है? गुप्त का अर्थ वैसे होता है छुपा हुआ। सामान्य आप सरपंच के चुनाव में भाग लेते हो, विधानसभा सदस्य के वोटों में भाग लेते हो, लोकसभा सदस्य के चुनाव में भाग लेते हो, वोट देते हो। राष्ट्रपति में आपका नंबर नहीं है, मेरा भी नहीं है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। नंबर काम ही कौन पड़ा? अपन वोट देवा को बटे गुप्त। अब अपन देखो लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या सरपंच के चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं तो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक वोटिंग मशीन में कितने वोट आते हैं? कमेंट करके बताएं देंगे। एक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं? कितने वोट उसमें संग्रहित किए जा सकते हैं? तो 3,840 वोट संग्रहित किए जा सकते हैं। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी
जैसे चुनाव आयोग पढ़ेंगे तो इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन बता देता हूं। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो पूरे भारत की बात की गई। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस लोकसभा चुनाव में किया गया? तो 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे उस लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। और कौन सी लोकसभा के दौरान? 14वीं लोकसभा के दौरान। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया, किस स्टेट में? तो केरल विधानसभा में उपचुनाव थे उसके दौरान किए गए थे। और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर और पूछ ले कि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य की विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया पूर्ण रूप से? पूरे गोवा। तो गोवा राज्य की विधानसभा में इसका प्रयोग किया। और उपचुनाव में कहा? केरल। और लोकसभा कौन सी? 2004। ये ईवीएम मशीन में आप वोट देते हो, बटन दबाते हो और वोट पी की आवाज आती है, वोट क्लियर हो गया। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में इस ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई बात समझ? तो वोट देते कैसे हैं, ये बात बड़ा सवाल है। देते कैसे हैं? तो क्या होता है, मतपत्र की बात करें, जैसे मैं आपको बताऊं, मतपत्र की बात करें या बेल्ट पेपर की बात करें कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें इस प्रकार का क्या लिया जाता है, एक मतपत्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मतपत्र। इसे बेल्ट पेपर भी बोलते हैं या मतपत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं और दूसरी तरफ क्या देना होता है, वोट देना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव चिन्ह होता है उसका भी प्रयोग नहीं होता है। केवल क्या होते हैं, एक तरफ नाम होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं, वोट। और जैसे ही आपने इस ब्लैक पेपर में मत दे दिया, जिसके सामने आपको देना था दे दिया, देने के बाद ये वोट आप किसी को दिखा नहीं सकते। यदि आपने वोट डालने के बाद किसी को मत पत्र दिखा दिया कि मैंने इसको वोट दिया है, इसको वोट दिया है, तो आपका मत क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि 2007 के राष्ट्रपति चुनाव थे। कब के बात है? 2007 के राष्ट्रपति चुनाव थे और मुलायम सिंह यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वोट देने के लिए जाते हैं और मीडिया वाले उन्हें पूछ लेते हैं कि वोट किसे दे रहे हो। तो वो अपना मत पत्र निकाल कर क्या करता है, दिखा देता है कि मैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को वोट ही दे रहा हूं। तो उनका वोट क्या कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन द्वारा खारिज कर दिया गया। इसी से मिलता जुलता एक मुद्दा और बताऊं आपको। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव थे और गुजरात विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक कहाँ आते हैं, बीजेपी में आते हैं। और उनमें से 10 विधायकों में से 2 विधायक अपना वोट राज्यसभा चुनाव में क्या करते हैं, अमित शाह को दिखा देते हैं और उन दोनों का वोट क्या कर दिया जाता है, खारिज। क्यों? क्योंकि वहां क्या लिखा गया है, गुप्त, न कि खुला। यदि खुला लिखा हो तो वोट आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो गुप्त की बात आपको क्लियर हो गई, क्लियर है गुप्त की बात। अब देखो आगे बात आती है आनुपातिक। किसकी बात आती है, आनुपातिक का अर्थ क्या होता है। देखो अभी एक मैंने बात की थी आनुपातिक से संबंधित, बताऊं आपको कि सरपंच के चुनाव की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 10,000 मतदाता हैं और किसी उम्मीदवार को 3,000 वोट मिलते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में सिस्टम क्या होता है, अलग होता है। चुनाव जीतने के लिए निश्चित अनुपात में आपको क्या प्राप्त करने होंगे, वोट प्राप्त करने होते हैं। क्या प्राप्त करने होते हैं, निश्चित अनुपात में। वैसे सीधा क्वेश्चन है कि कितने वोट प्राप्त करने होते हैं, तो 50% प्लस 1। राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कितने वोट, 50% प्लस 1 मत मिलना आवश्यक है। यदि इससे कम है तो वो चुनाव नहीं जीतता है। क्यों नहीं जीतता है, आनुपातिक शब्द का अर्थ ये है। तो मैं बता रहा हूं आपको, अनुपात बराबर, इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। अनुपात बराबर क्या होता है, अनुपात बराबर होता है कुल वेद मत। किसकी बात की गई है,
कुल वेद मत बटा 2 + 1, मतलब कुल वैलिड वोट। खारिज वोट उनकी बात नहीं की, किसकी बात की गई? केवल वैलिड मतों की बात की गई है। जो खारिज हो गए उनको हटा दिया गया है, जो सही मत है उनकी बात की। कुल वेद मत बटा 2 + 1, ये 2 की भी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। ये वैसे राज्यसभा में भी काम में आते हैं। यहां अगला ऐसा भी लिख सकता है, इसकी व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान रखना। जीतने वाले उम्मीदवार, किसकी बात है? जीतने वाले उम्मीदवार +1 का फॉर्मेट काम करता है। किसका फॉर्मेट काम करता है? +1। अब राष्ट्रपति उम्मीदवारों में कितने जीतते हैं कैंडिडेट? 1 जीतता है, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। राज्यसभा में आ जाती कंडीशन चेंज होती है। राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से अलग अलग सदस्य, कहीं से 2 जीतते हैं, कहीं से 3 जीतते हैं, कहीं से 4, तो जितने जीते हैं उससे 1 प्लस। तो यहाँ फिक्स ही है कि 2 है, ऐसा भी लिख सकता है जीतने वाले उम्मीदवार +1। तो ये भी बात क्या होगी? करेक्ट होगी, गलत नहीं होगी। अब देखिएगा आप, कुल वेद मत सही वोट, मतलब सही वोट कितने हो गए? 100%। कितने हो गए? 100% बटा 2 + 1, अर्थात जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 50% + 1 वोट ही चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को 50% + 1 वोट मिले तो क्या है? चुनाव जीता हुआ मान लिया जाता है। तो अनुपात बराबर क्या हो गया? कुल वेद मत बटा 2 + 1, अर्थात चुनाव जीतने के लिए कितने चाहिए? 50% + 1 वोट चाहिए। इससे कम वाला फॉर्मेट आपको है तो मान्य नहीं होगा। बाकी किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा सदस्य हो, कई बार देखा जाता है कि लोकसभा सदस्य की जमानत भी जब्त कर ली जाती है और चुनाव भी जीत जाता है। तो ऐसा यहाँ नहीं होता। ऐसा यहाँ क्या होता है? 50% + 1 वोट आपको मिलने ही, आधे से क्या होना चाहिए? 1 ज्यादा वोट आपके पास में होना चाहिए। तो गुप्त की बात समझ गए, अनुपात की बात समझ गए। अब आता है एकल संक्रमणी। अब देखो एकल संक्रमणीय क्या है? एकल संक्रमणीय क्या है? इस पॉइंट की देखिएगा। एकल संक्रमणीय बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको। जैसे आप लोकसभा सदस्यों को वोट देने के लिए गए, कितने वोट दिए भाई? 1। विधानसभा सदस्यों को वोट देने के लिए कितने वोट दिए आपने? 1। सरपंच को वोट देने के लिए कितने वोट दिए आपने? 1। हाँ, हो सकता है सरपंचों में धांधली होती है, कोई किसी का पति बन जाता है, कोई किसी की पत्नी बन जाती है, ऐसा सरपंच में देखने को मिलता है। पर अधिकार कितने का है? 1 का है। एक व्यक्ति कितने वोट दे सकता है? 1 वोट ही दे सकता है। अब देखो एकल संक्रमणीय में क्या होता है? यहां उल्टा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि जितने उम्मीदवार खड़े हुए एक व्यक्ति उतने ही क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के लिए 4 उम्मीदवार खड़े, तो एक मतदाता कितने वोट देगा? 4। मान लीजिए कि 5 उम्मीदवार खड़े, तो कितने वोट? 5। मान लीजिए 6 खड़े, तो एक मतदाता कितने वोट? 6। और वो भी एक को देना आवश्यक नहीं है, सबको देने आवश्यक है। एक मतदाता 6 उम्मीदवार है तो 6 वोट देगा और 6 के 6 को देगा। ऐसा नहीं कि एक ही उम्मीदवार को 6 वोट ही दे दिए, ऐसा नहीं होता है। तो एकल संक्रमणीय क्या होता है देखिएगा। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको कि मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार खड़े हुए। कितने उम्मीदवार खड़े हुए? 4 उम्मीदवार खड़े हुए। इस प्रकार से मतपत्र आता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से मतपत्र आता है और उम्मीदवार कितने खड़े? 4 खड़े। जैसे 4 उम्मीदवारों को मैं नाम दे रहा हूं,
एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक सीता है और एक रावण है। रावण बिना तो इनकी कहानी अधूरी है ना, इसलिए उम्मीदवार कितने कर लिए? 4 कर लिए। अब देखो, मान लीजिए कोई मतदाता वोट देता है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल वोट देने के लिए जाता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल वोट देने के लिए जाता है, वोट देने का अधिकार है। अब वो कितने वोट देगा? तो कितने वोट देगा? 4 वोट देगा, क्योंकि उम्मीदवार कितने खड़े? 4, और चारों को देगा। राम को भी देगा, लक्ष्मण को भी देगा, सीता को भी देगा और रावण को भी देगा। मतदाता 1 है, उम्मीदवार 4 हैं, और चारों के चारों को क्या देना है? वोट। वोट देगा किस क्रम में? तो ध्यान रखना, वोट किस क्रम में देगा? तो वोट वरीयता क्रम में देता है। किस क्रम में देता है? अब ये वरीयता क्रम क्या होता है, इस बात को सोचना है। जैसे आपने स्कूल में मूल्यांकन देखा है, हुआ होगा आपका भी, मेरा भी हुआ था। मेरे तो हर बार D मिला है मूल्यांकन में। आप लोगों को A भी मिला होगा, A+ भी मिला होगा, B भी मिला होगा, C भी मिला होगा, D भी मिला होगा। सबको वरीयता क्रम दिया जाता है। लगभग लड़कियों को A मिलता था, हम तो D वाले श्रेणी में थे। अब जैसे वरीयता क्रम आपको दिया जाता है, A दिया जाता है। जैसे मूल्यांकन अपना 5 नंबर का होता था। कितने नंबर का होता था? A वाले को 5, B वाले को 4, C वाले को 3, D वाले को 2, ऐसा माना जाता था। ये भी किस क्रम में देगा? वरीयता क्रम में देगा। A, B, C, D एक वरीयता क्रम होगा। आई क्या बात समझ में? क्या होगा? वरीयता क्रम होगा A, B, C, D। मान लीजिए कि HV ने अपना मत दिया, A वरीयता क्रम दिया राम के सामने, B वरीयता क्रम दिया लक्ष्मण के सामने, C वरीयता क्रम दिया सीता के सामने और D वरीयता क्रम दिया रावण के सामने। अब मतदान होने के बाद जब मतगणना होगी तो सर्वप्रथम मतगणना होती है A वरीयता क्रम के आधार पर। किस वरीयता क्रम के आधार पर होती है? A वरीयता क्रम के आधार पर होती है। और A वरीयता क्रम के आधार पर किसी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट मिले। कितने वोट मिले? 50% प्लस 1 वोट मिले तो क्या होता है? वो चुनाव जीत जाता है। और यदि नहीं मिले तो क्या होगा? भाई मिल गए तो बात ही खत्म है, चुनाव जीत गया। यदि 50% प्लस 1 वोट है, नहीं मिले तो क्या होगा? तो इन चार में से जिसको सबसे कम मत मिले, मान लीजिए रावण को सबसे कम मत मिले, तो रावण की उम्मीदवारी क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। और इसके वो वोट बचे हैं वो भी वरीयता क्रम के आधार पर इनमें बांट दिए जाते। किस वरीयता क्रम के आधार पर बांट दिए जाते हैं? बी वरीयता क्रम के आधार पर वोट बांट दिए जाते हैं। और आज तक कितने राष्ट्रपति हैं जिनको 50% प्लस 1 वोट नहीं मिले? तो आज तक भारत में एक ही राष्ट्रपति है, 1969 की बात थी। और 1969 में एक ही राष्ट्रपति है, 1969 की बात थी। 1969 की बात थी, 1969 की बात थी। और उनको 50% क्या नहीं मिले? 1 वोट नहीं मिले। और कौन थे? तो वीवी गिरी। वीवी गिरी का वैसे पूरा नाम आता है वरहा वेंकट गिरी। और इनको 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलने पर भी क्या राष्ट्रपति चुना गया। क्योंकि या ऐसा बोल सकता है 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलने पर चुना गया, या बोल सकता है बी वरीयता क्रम के आधार पर चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन? तो वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे। तो ये थी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त का अर्थ होता है वोट दिखाना नहीं। अनुपात जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 50% प्लस 1। एकल संक्रमणीय का अर्थ जितने उम्मीदवार उतने ही क्या देने पड़ते हैं? एक मतदाता को वोट देने पड़ते हैं। द्वितीय मतगणना के आधार पर चुने गए राष्ट्रपति कौन आज तक? तो वीवी गिरी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में जीते गए। ये कांग्रेस के विभाजन के समय की बात थी। स्वतंत्र भारत में जो कांग्रेस का विभाजन होता है उस समय की स्थिति बनती है।
तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो इसमें आगे और आता है, निर्वाचन पद्धति से संबंधित ही आगे और बात की जाती है। आगे और क्या बात की जाती है मैं इसकी बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोकसभा सदस्यों को वोट देने के लिए गए। किसको वोट देने के लिए गए? लोकसभा सदस्यों को वोट देने के लिए गए। तो आप कितने वोट देते हो? 1 वोट देते हो, और माने भी कितने जाते हैं? 1 वोट माना जाता है। मान लीजिए आप विधानसभा सदस्यों को वोट देने के लिए गए तो कितने वोट देते हो? 1, और माना भी कितना जाता है? 1। और सरपंच के चुनाव में आप वोट देने के लिए जाते हो, कितने वोट देते हो? 1, और माना भी कितना जाता है? 1। यह सारा सिस्टम ही क्या है? उल्टा है। एक तो अभी बताया था कि जितने उम्मीदवार खड़े एक मतदाता उतने ही क्या देता है? वोट। और दूसरी, यहाँ जो एक मतदाता वोट देता है वो एक नहीं माना जाता है, उसकी वोट की क्या निकाली जाती है? वैल्यू निकाली जाती है, कीमत निकाली जाती है। अब देखो कीमत निकालने का क्या फॉर्मेट है। कीमत निकालने के फॉर्मेट की बात की जाए, जैसे एक विधायक के मत मूल्य की बात करते हैं। एक जो एमएलए होता है, एक विधानसभा सदस्य होता है, उसके मत मूल्य की क्या वैल्यू होती है? उसके मत मूल्य की बात की जाए तो क्या होता है? एक एमएलए के मत मूल्य की बात की जाती है, विधायक के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो देखो इसका एक सूत्र है कि एक विधायक के मत मूल्य की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो राज्य की कुल जनसंख्या, किसी स्टेट की कुल पॉपुलेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कुल जनसंख्या की बात की गई। और जनसंख्या भी किस वर्ष की भाई? तो किस वर्ष की बात की थी अपन ने? 1971 की जनगणना की बात की थी। 2011 की जनगणना नहीं लेनी। किस वर्ष की जनगणना लेनी है? 1971 की जनगणना लेनी है। कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के कुल एमएलए, कुल एमएलए। जैसे राजस्थान की जनसंख्या तो राजस्थान के एमएलए, एमपी की जनसंख्या तो एमपी के एमएलए, यूपी की जनसंख्या तो यूपी के एमएलए, इनटू 1/1000। कितनी? 1/1000। अब जनसंख्या आपको 1971 की याद नहीं करनी है, फिर भी यदि आपको कहीं पूछ लिया जाए किसी के द्वारा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। अब देखिएगा राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा कुल एमएलए इंटू 1/1000। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपको पूछ लें कि एक विधायक के मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा कुल एमएलए इंटू 1/1000। और प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। चाहे यूपी की बात करें, यूपी के विधायकों का मत मूल्य अलग है, राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य अलग है, और सिक्किम के विधायकों का, मतलब सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इसी कारण सभी विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। आई बात समझ में? अब देखिएगा यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? तो 208 है। कितना है? उत्तर प्रदेश का कोई विधायक वोट देने के लिए जाता है तो उसके वोट कितने माने जाते हैं? 1 वोट ने मानकर कितने वोट? 208। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायकों का है? तो उत्तर प्रदेश के विधायकों का है। और कितना है? तो 208। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य कितना? 129। जैसे मान लीजिए अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है गोविंद सिंह डोटासरा, वोट देने के लिए जाते हैं तो उनका 1 वोट न मानकर राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट? 129। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना? 0.7। सबसे कम या मिनिमम की बात की जाए, सबसे कम या मिनिमम की बात करें तो किस राज्य के विधायकों का है? सिक्किम। तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, वो भी किस वर्ष की? 1971 की, बट्टा
कुल MLA इंटू 1/1000। और सर्वाधिक किस राज्य के विधायकों का मत मूल्य है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का कितना? 129। और सबसे कम कितना? सिक्किम का है 0.7। तो ये बात थी किसकी? विधायकों के मत मूल्य की बात। अब देखिएगा आप, विधायकों के मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों का अलग अलग होता है, होने के पीछे कारण बता दिया। अब बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। सांसद चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, सभी क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। किसकी बात की गई है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है? एक MP का मत मूल्य या एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है? देखो एक सांसद का मत मूल्य निकालने का फॉर्मेट होता है विधायकों का कुल मत मूल्य, कुल मत मूल्य। अब देखो कौन से विधायकों का मत मूल्य, तो ध्यान रखना सभी विधायकों के मत मूल्य की बात की। पूरे भारत में जो 4000 कुछ विधायक हैं उन सभी विधायकों की बात की है। सभी विधायकों का कुल मत मूल्य, जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 इंटू 200 ऐसे करके टोटल ले लिया जाता है। सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बटा कुल सांसद। कुल क्या है? सांसद। और कितने कुल सांसद निर्वाचित हैं? तो 776। सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बटा कुल सांसद, अर्थात एक सांसद के मत की वैल्यू क्या है? एक सांसद के एक सांसद के मत मूल्य है 708। एक सांसद वोट देता है तो उसके कितने वोट माने जाते हैं? 708 वोट माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 7। और ये आपको ध्यान रखना है, सभी सांसदों का मत मूल्य समान है। चाहे सांसद चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो। क्यों है? क्योंकि एक जो सांसद होता है, एक MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो एक राज्य का, एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण सभी सांसदों का मत मूल्य कितना है? 708। चाहे अपने सीकर का सांसद सुमेधानंद सरस्वती वोट दें, चाहे बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल वोट दें, चाहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल वोट दें, सभी के वोट की वैल्यू क्या है? 708। चाहे कोई MP का सांसद हो, चाहे कोई UP का सांसद हो, सभी के मत मूल्य क्या है? एक समान है। तो ये थी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। आज अपन ने 2 बातें की है। एक पॉइंट तो क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं, कौन कौन नहीं देते। दूसरे अपन ने पॉइंट की बात की कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली क्या है, इलेक्शन की जो विधि है वो क्या है। तो ये दोनों बातें कर ली है। इनमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।